एंड मैथ्स जोन में। और आज का टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी का छठा वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोधकों के संयोजन के बारे में। श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन किस तरह से होता है और साथ ही इसकी परिभाषाएं क्या है और इस पर आधारित जो सूत्र बनते हैं उन सूत्र को भी मैं आज इस वीडियो में प्रमाणित करूंगा, जो कि क्लास 10 की परीक्षा में पूछे जाते हैं। और साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफी विशेष वीडियो है, क्योंकि यहाँ मैं बहुत सारे प्रश्नों को सोल्व करने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता को समझने से पहले हम एक नजर प्रतिरोध पर डालते हैं। पिछली वीडियो में पार्ट 5 में हमने प्रतिरोध को बेहतर तरीके से पढ़ा और साथ ही हमने यह भी देखा है कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। किसी चालक की जो प्रतिरोध है वह किन बातों पर निर्भर करती है, उसकी लंबाई पे, उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल अर्थात मोटाई पे, उसके ताप पे, ठीक है, पदार्थ की प्रकृति पे। तो इस जगह से हम देखेंगे कि उन सब बातों से एक समीकरण निकल के आया था कि प्रतिरोध जो होता है, किसी तार का जो प्रतिरोध होता है वह लंबाई के समानुपाती होता है और उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इन बातों को हमने समझा था पिछली वीडियो में। तो अगर हम इसको मर्ज करते हैं तो आएगा R समानुपाती L बटा, या ऐसे ले सकते हैं हम L इंटू 1/A। इसको आगे बनाएंगे क्या होगा, या R समानुपाती L/A। ये हमको प्राप्त होता है, ठीक है। पिछली वीडियो में यह प्राप्त हुआ था। अब अगर हम इसे बराबर करना चाहें, ये दोनों समान अनुपात में है, दोनों क्या है, समान अनुपात में है। अर्थात अगर हम इसको बराबर में लिखना चाहें तो हमें एक ऐसा यहाँ पर ऐसे संख्या से गुना करना होगा, ऐसे अंक से गुना करना होगा जो दोनों को क्या कर दे, बराबर कर दे, ठीक है। तो वह इस रूप में हम R इक्वल टू रो L/A, जहां पर इसको क्या नाम देते हैं, इसको रो कहते हैं। क्या कहते हैं, रो, ठीक है। तो रो एक तरफ नियतांक है, क्या है, नियतांक है। यहां हम लिख सकते हैं कि नियत ताप पर रो एक नियतांक है जिसे चालक की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम विशिष्ट प्रतिरोध के बारे में आगे समझ रहे हैं। देखिए, तो प्रतिरोध R इक्वल टू रो इंटू L/A, यह एक सूत्र के रूप में आप रखिए, जहां पर रो क्या है, एक नियतांक है। रो क्या है, एक नियतांक है। और जिसे हम कौन सा नियतांक कहते हैं, तो प्रतिरोधकता कहते हैं, ठीक। या उसी को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, विशिष्ट प्रतिरोध। क्लियर। इसकी परिभाषा एक और हम आगे देंगे। चलिए आगे समझते हैं। अब देखिए, हम बात करते हैं कि अगर हम लंबाई को 1 मान लें, अगर हम L इक्वल टू, यदि L इक्वल टू 1, A इक्वल टू 1, अगर लंबाई और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल दोनों को अगर हम 1 मान लेते हैं तो प्रतिरोधकता क्या होगी, तो R इक्वल टू रो L/A होता है। तो L के जगह पर क्या आ जाएगा, 1, और A के जगह पर भी 1 कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा, R इक्वल टू रो, R इक्वल टू रो, मतलब जो रेजिस्टेंस है और जो मतलब प्रतिरोधकता है, ठीक, ये दोनों क्या है, बराबर है। दोनों क्या है, बराबर। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर इकाई लंबाई का तार लेते हैं, किसी इकाई लंबाई का चालक लेते हैं और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल वह भी अगर इकाई लेते हैं, तो प्रतिरोधकता जो होगी वह प्रतिरोध की क्या होगी, बराबर होगी, चालक के प्रतिरोध के बराबर होगी, ठीक है। हम उसको लिख भी देते हैं कि, या आप सुनकर के लिख सकते हैं कि यदि हम इकाई लंबाई, किसी चालक की लंबाई इकाई लेते हैं और उसका जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है या मोटाई है वो भी इकाई लेते हैं, तो जो विशिष्ट प्रतिरोध होगा, ठीक, वो प्रतिरोध के बराबर होगा, या जो प्रतिरोधकता होगी वह प्रतिरोध के बराबर होगी। तो इस तरह से
हम इसकी परिभाषा को भी लिख सकते हैं यहां से। अब आते हैं इस सूत्र पर। हम इस रो को ही तो कहते हैं प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। रो को क्या कहते हैं? प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध। तो चलिए इसका हम मात्रक निकालते हैं। रो इक्वल टू क्या हो जाएगा? आगे देखिए, इसको हम रो इक्वल टू में ले तो हो जाएगा R इंटू ए बाई एल इक्वल टू रो, अर्थात रो इक्वल टू हो जाएगा R A बाई एल। ठीक है, तो अगर हम इसका मात्रक देखें, क्या देखें? मात्रक। तो मात्रक देखते हैं, रो का मात्रक, या फिर हम कह सकते हैं प्रतिरोधकता का मात्रक। प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाएगा? तो R A बाई एल। अब देखिए R क्या है? प्रतिरोध है। R क्या है यहाँ? प्रतिरोध है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। ए क्या है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, तो हम यहाँ पर ए के जगह क्या लेंगे? तो हम ए के जगह लेंगे मीटर स्क्वायर बाई एल, लेंथ। लेंथ की जो इकाई मतलब यूनिट होती है वो क्या होती है? मीटर। तो मीटर से स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास क्या बच रहा है? ओम मीटर। ओम इंटू मीटर। तो प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? ओम मीटर होता है। प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम मीटर। ठीक है, आपको यहाँ ऐसे भी लिखा हुआ रहेगा, कहीं कहीं इस तरह से लिख देता है ओम मीटर। ठीक है, तो आप इसे ओम माइनस मीटर ना समझ बैठे। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ये इंटू में है, ये भले ही बीच में दिया हुआ है लेकिन ये क्या है? इंटू में है, गुना में है, ओम मीटर। क्लियर? तो विशिष्ट प्रतिरोधकता की जो मात्रक है वो क्या है? ओम मीटर। अब चलिए आगे कुछ क्वेश्चन लेते हैं इस सूत्र पर आधारित और उसको बनाते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन है कि 1 मीटर लंबे तथा 2 × 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाले तांबे के तार का प्रतिरोध क्या होगा यदि तांबे के तार की प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध जो है वो दिया हुआ है 1.7 × 10⁻8 ओम मीटर। तो आपने थोड़ी देर पहले सूत्र पढ़ा, R इक्वल टू रो इंटू एल बाई ए। तो इसी सूत्र पर बनाएंगे हम प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो प्रतिरोध बराबर रो इंटू एल बाई ए। अब ध्यान देंगे हम सबसे पहले क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेंगे। तो दिया गया है सबसे पहले तो तार की लंबाई दी गई है, तो लेंथ कितना है? तो 1 मीटर। उसके बाद अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया कितना? 2 × 10⁻6 मीटर स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर तांबे के तार का प्रतिरोध ज्ञात करना है, मतलब R इक्वल टू वाट। और हमें एक चीज और दिया गया है क्वेश्चन में ही, वो है तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध, मतलब रो दिया हुआ है किसका? तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता 1.7 × 10⁻8 ओम मीटर। ध्यान देंगे कि प्रत्येक पदार्थ की प्रतिरोधकता जो होती है वो भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध जो होगा वो प्रत्येक पदार्थ का प्रतिरोध अलग अलग होगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम, और ये भी हम देखेंगे अभी कि किस तार की प्रतिरोधकता कैसे अधिक होती है, कैसे कम होती है। इन बातों पर भी चर्चा होगी। पहले इस न्यूमेरिकल को बना लेते हैं। तो सूत्र है R इक्वल टू रो, तो रो की जगह हम दे देंगे 1.7 इंटू 10⁻8 ओम मीटर इंटू एल के जगह कितना है? तो 1 मीटर बाई ए के जगह कितना है? तो 2 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर। तो स्क्वायर से मीटर कैंसिल। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं 1.7 इंटू यहाँ क्या हो जाएगा? ये 10⁻6 और ये 10⁻8। अगर हम ध्यान दें इसको ऊपर ले जाते हैं, इसको क्या करें हम? अगर ऊपर ले जाए बाई 2 दे दो, यहाँ पे 2 है और इसको ऊपर ले जाते हैं तो 10⁻8 और ये ऊपर जाएगा तो +6। ठीक है, और ये 1 कैंसिल, बच गया हमारे पास ओम मीटर और बाई मीटर ओम। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो केवल बच जाएगा क्या? आगे क्या होगा? 1.7 इंटू ये यहाँ पे -8 और +6। अगर इसको हम माइनस और प्लस क्या होगा? माइनस होगा, तो घटेगा, तो आएगा कितना?
माइनस 2, तो 10⁻²/2 ओ। अब यहाँ देख सकते हैं हम दशमलव को हटाते हैं तो यहाँ पर एक पावर में एक क्या होगा, माइनस में बढ़ जाएगा क्योंकि ये माइनस में है। तो चलिए 17 × 10 के पावर -3/2, 2 से 17 कितना बार में, 8.5 × 10 के पावर -3 ओम जो है वो प्रतिरोध आ गया। तो यहाँ पर R का मान इतना आ गया। तो इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, आपसे विशिष्ट प्रतिरोधकता ही पूछा जा सकता है। और आपको बता दूं कि प्रत्येक अलग अलग पदार्थ की जो प्रतिरोधकता होती है वो भिन्न भिन्न होती है। ठीक है, इसकी बात की चर्चा हम आगे करेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए, इस तरह के प्रश्न भी बहुत बार परीक्षा में पूछे जाते हैं कि किसी तार की लंबाई दोगुनी कर दी गई, उसकी मोटाई आधी कर दी गई, करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तब उसका नया प्रतिरोध क्या होगा तार का। ऑप्शन दे दिया जाता है 4 गुना, 2 गुना, आधा, 1/4, जो भी दिया जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को हम एक सिंपल सूत्र से सोल्व करेंगे। हम जानते हैं जब यहाँ पर लंबाई और मोटाई की बात करिए, मोटाई का अर्थ क्या, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। हम जानते हैं कि R समानुपाती L/A, जानते हैं ना। तो इसी पर बैठा देंगे, हम लिखते हैं R समानुपाती L/A, हमसे प्रतिरोध पूछा जा रहा है तो L/A का बात है, L/A = L/A। ठीक है, इस तरह से दोनों तरफ रख दीजिए और बस सिंपल तरीके से बन जाएगा। आपको बस केवल दोनों जगह पर इस सूत्र को रख देना है। आप इसको भी रख सकते हैं और यहाँ पर रो का मान दिया हुआ नहीं है तो इसको हटा देंगे। ठीक है, दोनों तरफ रख देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि हम पूर्व में पहले मान लेते हैं और लंबाई में बढ़ाने या चौड़ा मोटाई घटाने के बाद वाला मानते हैं। तो पहले हम मानते हैं कि लंबाई 1 था और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल था वो भी क्या था, 1 था। अब बाद में क्या किया गया, लंबाई को क्या कर दिया गया, 2 गुना। तो लंबाई की जगह पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, लंबाई की जगह 2, इसी को 2 गुना कर दिया गया। और मोटाई को आधा कर दिया गया तो 1/2, 1/2। तो यहां पर क्या होगा, ये 1 होगा, लेकिन यहां पर क्या होगा, 2/1 × 2 बराबर कितना हो गया, 4। तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 है। तो पहले प्रतिरोध कितना था, 1, और जब लंबाई को दुगना और मोटाई को आधा कर दिया गया तब प्रतिरोध कितना हो गया, 4। मतलब कि कै गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। अगर ऐसा करते हैं प्रतिरोध, अगर किसी तार की लंबाई को बढ़ाते हैं या चालक की लंबाई को बढ़ा देते हैं तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, अगर 2 गुना बढ़ाते हैं तो 4 गुना हो जाएगा। क्लियर, 4 गुना इसलिए हो रहा है क्योंकि मोटाई को भी हम क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं। और ये सिंपल सी बात है कि अगर आप इसको हम चाहें कि 2 गुना इसको पीट कर या किसी भी तरह से इसको दुगना लंबा करें तो इसकी मोटाई क्या होगी, घट जाएगी ना। तो इस सब बात को आसानी से आप समझ पाते हैं या समझते हैं। तो ऐसे प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं परीक्षा में। आइए अब हम बात करते हैं, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ धातुओं, मिश्र धातुओं और अर्धचालक और कुचालक पदार्थों के प्रतिरोधकता के बारे में, जिनसे बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा बार चांदी और कॉपर, चांदी और तांबे की प्रतिरोधकता को पूछा गया है परीक्षा में। आप इसको याद कर लेंगे, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। 1.60 × 10⁻⁸ ओम मीटर, ठीक है। और कॉपर का है 1.62 × 10⁻⁸ ओम मीटर। आप ध्यान देंगे, अगर हमको प्रतिरोधकता मतलब चालकता का क्रम पूछे कि सबसे सुचालक कौन होगा, तो प्रतिरोध जिसका कम होगा उसकी चालकता सबसे अधिक होगी। ठीक है, प्रतिरोध जिसका कम होगा उसकी चालकता उतनी अधिक होगी। तो सबसे अधिक चालक कौन होता है, विद्युत का सबसे बेहतर चालक चांदी, उसके बाद किसका स्थान आता है, तांबा का, उसके बाद एल्यूमिनियम का, उसके बाद टंगस्टन का। तो अगर चालकता का क्रम पूछा जाए तो चांदी सबसे ज्यादा सुचालक, सबसे बेहतर सुचालक या सबसे बेहतर चालक, उसके बाद कॉपर, तांबा, उसके बाद एल्यूमिनियम और उसके बाद टंगस्टन, जिसके विद्युत बल्ब के फिलामेंट बने होते हैं। यहां से कुछ प्रश्न आप समझ लीजिए। क्वेश्चन याद आ सकता है कि विद्युत के तारों में, ठीक है, वायरिंग में या विद्युत तारों में हमेशा तांबे या एल्यूमिनियम के तारों का ही उपयोग क्यों किया जाता है। ठीक है, चांदी का करेंगे नहीं क्योंकि चांदी बहुत महंगा है और टंगस्टन ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है नहीं। ठीक है, तो इन दोनों का ही उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसलिए क्या जाता है, हम लोहे का भी कर सकते थे, ठीक है, या और सभी धातुओं का भी, निकल का भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी मात्रा कम है और दूसरी बात उनको तार के रूप में बेहतर तरीके से बदला नहीं जा सकता है।
और सबसे बेहतर या सबसे सटीक रीजन या आंसर देने लायक जो रीजन है वो यह है कि कॉपर और एल्युमिनियम जो है वो विद्युत के बेहतर सुचालक है। ठीक, इनकी प्रतिरोधकता कम होती है, प्रतिरोधकता या प्रतिरोध इनका कम होता है और ये बेहतर चालक है, इसलिए इन दोनों का उपयोग किसमें किया जाता है? विद्युत चालक तारों में किया जाता है, चालक के रूप में किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए ये क्या है? एक मिश्र धातु है नाइक्रोम, तो इसकी जो प्रतिरोधकता होती है वो कितनी होती है? तो 100 × 10⁻⁶ ओम मीटर। ठीक, इसको याद रखेंगे। इसकी प्रतिरोधकता इनसे अधिक है ना? ध्यान से देखिए कि प्रतिरोधकता अधिक है, ये -8 में है और ये -6 की कोटि में है, तो ये अधिक हो गया, इससे ये अधिक हो गया। तो नाइक्रोम की प्रतिरोधकता अधिक होती है। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि तापीय अवयवों में हम नाइक्रोम का उपयोग क्यों करते हैं? तो इसलिए नाइक्रोम का यूज करते हैं क्योंकि नाइक्रोम की प्रतिरोधकता अधिक होती है। जिसकी प्रतिरोधकता अधिक होगी उसमें इलेक्ट्रॉन्स को चलने में ज्यादा घर्षण उत्पन्न होगा, और ज्यादा घर्षण उत्पन्न होगा मतलब कि वो ज्यादा मात्रा में उष्मा देगा, जल्दी गर्म होगा। ठीक है, ये बातें हम उष्मीय प्रभाव में पढ़ेंगे। तो इस तरह कांच का देखिए 10⁻10 से 10⁻14 तक होता है। अगर कागज का देखें तो 10⁻12 होता है। तो ये सब इतना अधिक है, ये कितना कम है माइनस में, और ये कितना अधिक है, तो प्रतिरोधकता इतनी अधिक है कि इससे विद्युत धारा का वहन संभव नहीं है। वही अर्धचालकों की बात करें, आप एक चीज ध्यान देंगे कि अर्धचालकों पर ओम का नियम पालन नहीं करता है। ठीक, क्योंकि अर्धचालकों में देखा जाए तो ताप बढ़ाने पर चालकता बढ़ती है, जबकि ओम के नियम में क्या पढ़ा हमने कि ताप बढ़ने पर चालक का जो प्रतिरोध है वो बढ़ जाएगा और चालकता घट जाएगी। जबकि यहाँ क्या होता है, ताप बढ़ने पर इसकी चालकता बढ़ती है और प्रतिरोध घट जाता है। ठीक, तो इस चीज को याद रखेंगे। वैसे सिलिकॉन का जो प्रतिरोध है, प्रतिरोधकता है वो 2.5 में 10⁻3 है, 3 ओम मीटर में। क्लियर हो गया? तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। प्रतिरोधकता का को हमने बेहतर तरीके से पढ़ लिया। अब देखते हैं प्रतिरोधकों का। अब चलिए हम देखते हैं प्रतिरोधकों का संयोजन, प्रतिरोधकों को किस तरह से जोड़ा जाता है। पहले तो ये समझिए कि अगर किसी परिपथ में हमको धारा का मान नियंत्रित करना है, जैसे यहाँ पर वोल्टेज ज्यादा है, वोल्टेज को हम नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन धारा को हम नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक, तो हमको क्या करना है, यहाँ पर कम धारा उत्पन्न करना है या ऐसा व्यवस्था लागू करना है जिससे इससे कम मात्रा में धारा प्रवाहित हो। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर लेंगे कि इसके बीच एक रेजिस्टर को जोड़ देंगे। ठीक है, इसके बीच क्या करेंगे, हम एक प्रतिरोधक लगा देंगे और यह प्रतिरोधक क्या करेगा कि इस धारा का विरोध करेगा। तो पहले जितनी मात्रा में धारा जाती थी अब उतनी मात्रा में धारा नहीं जाएगी। तो परिपथ में धारा के मान को बढ़ाने, मतलब कि धारा के मान को घटाने के लिए, या फिर यह कह सकते हैं कि धारा के मान को नियंत्रित करने के लिए हम प्रतिरोधकों का उपयोग करते हैं, रेजिस्टर्स का उपयोग करते हैं। ठीक है, आम बोलचाल की भाषा में हम रेजिस्टर को रेजिस्टेंस बोल देते हैं या प्रतिरोधक को प्रतिरोध बोल देते हैं। तो हम भी वीडियो में बोल सकते, मतलब कभी निकल जाएगा, इसके लिए चलिए आगे देखते हैं। तो हम प्रतिरोधकों के संयोजन के बारे में समझते हैं। तो प्रतिरोधकों को जोड़ा जा सकता है दो क्रमों में। ठीक है, प्रतिरोधकों को मतलब कि कम या ज्यादा मात्रा में धारा का मान बढ़ाने या घटाने के क्रम में हम यह कर सकते हैं कि प्रतिरोधकों को दो क्रम में जोड़ा जा सकता है। ठीक है, प्रतिरोधकों को संयोजित किया जा सकता है कितने क्रम में, तो दो क्रम में। एक होता है श्रेणी क्रम, जिसको सीरीज कहते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा होता है समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन। ठीक है, तो समांतर क्रम या पार्श्व क्रम संयोजन और श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, अगर सिंपल वे में हम इसका परिभाषा निकालना चाहें तो हम कहेंगे कि जब प्रतिरोधकों को इंड टू इंड जोड़ा जाएगा, मतलब इसके एक छोर को उसके अगले छोर से, फिर उसके पिछले छोर को उसके अगले छोर से, इस तरह से अगर जोड़ा जाएगा तो हम कहेंगे इसे श्रेणी क्रम संयोजन। ये सीरीज में है श्रेणी क्रम, है R2 है, ये R1 R2 R3। ठीक है,
वही हम कहेंगे समांतर क्रम क्या होगा, तो जब प्रतिरोध एक ही बिंदु पर जुड़ करके एक दूसरे के समांतर हो, क्या हो, एक दूसरे के समांतर हो। यहाँ पर देखिए तीनों प्रतिरोध R1, R2, R3 एक दूसरे क्या है, समानांतर में, तो इसको हम कहेंगे कैसा संयोजन, समांतर संयोजन। तो हम समझ तो पा रहे हैं कि परिभाषाएं क्या होंगी और इसके लिए सूत्र क्या बनेंगे। चलिए इसको देखते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में, इसके बारे में श्रेणी क्रम संयोजन के बारे में, और इसका सूत्र ड्राइव करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम एक परिपथ लेते हैं, जिसमें एक सेल लगा देते हैं और यहाँ पर 3 प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं। यहाँ पर 3 प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं। वोल्टेज यहाँ पर विभवांतर V है, विभवांतर क्या है, V है, और धारा I है। तो जब श्रेणी क्रम में जुड़ता है, मैं जो बात यहाँ पर बोलूंगा वो बात आप लिखते जाएंगे। यहाँ पर मैं लिख रहा हूं कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधकों से गुजरने वाली धारा का मान सभी प्रतिरोधकों में समान होता है। ठीक है, अगर प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो धारा जो होगा वो सभी प्रतिरोधकों में क्या होगा, समान होगा। मतलब यहाँ भी धारा आई, यहाँ भी धारा आई और यहाँ भी धारा आई। लेकिन विभवांतर जो है वो बढ़ जाता है जब प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं, प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तो विभवांतर क्या होता है, बढ़ जाता है। मतलब इसके यहाँ पर विभवांतर V1 होगा, यहाँ पर विभवांतर V2 होगा और यहाँ पर विभवांतर V3 होगा। मतलब यहाँ पर विभवांतर क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। इस बात को आप ध्यान रखिए कि विभवांतर क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। और इसको हम इन प्रतिरोधकों का नाम ले लेते हैं हम, या ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ठीक, अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि ये विभवांतर यहाँ से गया और बढ़ गया, और यहाँ मैंने जो बोला वो बहुत ही इंपोर्टेंट है, आप उसको नोट जरूर करेंगे कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों में धारा समान, धारा का मान समान, किंतु विभवांतर भिन्न भिन्न होती है। क्लियर? जैसे यहां पर अगर हम इन दोनों के बीच विभवांतर मापेंगे, ठीक, तो वो V1 आ जाएगा। इनके बीच नापेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये V2 हो जाएगा, ये V1 हो जाएगा। इनके बीच अगर हम मापेंगे विभवांतर को तो ये क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। मतलब चेंज हो जाएगा, लेकिन इन तीनों विभवांतर के योग जो होगा वो V के बराबर होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इस तरह से जब बांट देंगे तो इन तीनों प्रतिरोधों को जोड़ करके जो नया प्रतिरोध बनेगा वो समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो समतुल्य प्रतिरोध की बात करते हैं, या फिर यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखते हैं हम समतुल्य प्रतिरोध। इस चीज को नोट कर जाइएगा आप जरूर से जरूर। समतुल्य प्रतिरोध, अगर हम बात करें समतुल्य प्रतिरोध की तो इन सबको एक बार जोड़ देते हैं, हम एक परिपथ बनाते हैं। ये तीनों है, इसको एक साथ कर देते हैं हम। ठीक है, यहाँ पर ये R हो गया, किस रूप में जुड़ा हुआ है, श्रेणी क्रम में, तो इसको हम S लेते हैं, RS। और यहाँ पर विभवांतर जो है V है और धारा का मान यहाँ I है। क्या है, I। ठीक है, यहाँ धारा का मान क्या है, I है। अब हम चलते हैं, इस चीज को हम ओम के नियम पर ले जाते हैं। तो ओम्स लॉ से, मतलब फ्रॉम ओम्स लॉ या ओम के नियम से हिंदी में लिखते हैं, ओम के नियम से। हम जानते हैं कि ओम का नियम क्या होता है, ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो यहां पर V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, अगर हम ध्यान दें कि V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा,
तो V बराबर आई आर होता है ओम के नियम से। अब हम देखते हैं कि इस जगह पर V का मान क्या होगा, V1 बराबर क्या होगा, तो V1 बराबर होगा I इंटू R1, I इंटू R1। अगर V2 हम देखें तो V2 क्या हो जाएगा, तो V2 होगा I इंटू R2, I इंटू R2। और V3 क्या हो जाएगा, तो V3 हो जाएगा I इंटू R3। ठीक है, तो अलग अलग जब प्रतिरोधकों के लिए विभवांतर का मान क्या है, अलग अलग है, और प्रतिरोधकों का जो प्रतिरोध है वो भी अलग अलग है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं और हम जानते हैं समतुल्य प्रतिरोध। क्या, समतुल्य प्रतिरोध। तो समतुल्य प्रतिरोध V बराबर क्या होगा, I बराबर I गुने RS। V बराबर IR होता है, तो यहाँ R क्या है, VS है, तो V बराबर I गुने RS है। चलिए तो इस पर अगर जाते हैं हम कि V इक्वल टू IRS। अब हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि विभवांतर जो है वो किसके बराबर है, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 के बराबर है ना। अब इस पर इसको हम सपोज करते हैं समीकरण 1, और समीकरण 1 में ओम के नियम के मान से हम अगर इन मानों को रखते हैं तो चलिए क्या प्राप्त होता है, तो V बराबर है I इंटू RS बराबर V1 क्या है, I इंटू R1, V2 क्या है, तो I इंटू R2, V3 क्या है, तो I इंटू R3। अगर हम I को कॉमन लेते हैं यहाँ पर IRS मतलब सीरीज में, और I तीनों में है तो I कॉमन आ गया और बच गया R1 प्लस R2 प्लस R3, और I से I कैंसिल, तो हमारे पास क्या आया RS, अर्थात श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध। हम लिख सकते हैं यहाँ कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध RS इक्वल टू क्या, तो R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो हम यह कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का जो समतुल्य प्रतिरोध होता है वह प्रतिरोध के योगफल के बराबर होता है। ठीक है, जितने भी प्रतिरोधक होंगे उनके प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर आप लिख लीजिए, हम जो बोल रहे हैं कि समतुल्य श्रेणी क्रम में जुड़े समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है, तो श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध जो होगा, ठीक, श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध जुड़े हुए प्रतिरोधकों के प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होगा। जो प्रतिरोधक है यहाँ पर जुड़े हुए, इनके योगफल के बराबर हो जाएगा कौन, समतुल्य प्रतिरोध का मान। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं, ये सूत्र प्रूव हो गया, और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। न्यूमेरिकल आप किताब से बना सकते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल, और ये काफी आसान चीज है। आपको सीधे सूत्र ही मैं बताया था, पर इन सब बातों को बता दिया है ताकि आगे आपको परेशानी न हो। चलिए अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं कि श्रेणी क्रम में जो समतुल्य प्रतिरोध का मान होता है वो होता है R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, तो समतुल्य प्रतिरोध का जो मान हुआ वो तीनों के योगफल के बराबर हो गया। तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए कि अगर यहाँ पर 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, एक प्रतिरोध का मान है 1 ओम, दूसरा प्रतिरोध है 4 ओम, और तीसरा प्रतिरोध है 5 ओम। ठीक है, तो समतुल्य प्रतिरोध जो होगा वो क्या होगा, 1 ओम प्लस 4 ओम प्लस 5 ओम इक्वल टू 10 ओम। तो यहाँ पर आप एक चीज को नोट करेंगे और ध्यान भी रखेंगे कि श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध जो होगा, ठीक, समतुल्य प्रतिरोध जो होगा वो अन्य जो जुड़े हुए प्रतिरोधक है उनके प्रतिरोध से हमेशा अधिक होगा। यहाँ पर देखिए समतुल्य प्रतिरोध का मान कितना है, 10, जो कि इन सब से क्या है, इससे भी ज्यादा है, इससे भी ज्यादा, इससे भी ज्यादा है। तो जब हमको प्रतिरोध का मान अधिक प्राप्त करना होगा, तब हम किस क्रम में जोड़ेंगे, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है,
इस बात को भी आप नोट करेंगे। चलिए अब हम देखते हैं समांतर क्रम संयोजन को। किस क्रम को? समांतर क्रम संयोजन, जो कि दूसरे प्रकार का संयोजन है। चलिए अब समांतर क्रम संयोजन की बात करें तो प्रतिरोधकों का वैसा समूहन, ठीक, जिसमें धारा का मान बदल जाए किंतु विभवांतर का मान वही रहे, ठीक है, तो वहां पर हम उसको क्या कहेंगे? समांतर क्रम संयोजन कहेंगे। यहां पर आपको परिभाषा आवश्यकता लिखा हुआ आ जाए। चलिए अब हम बात करते हैं इसके बारे में कि एक परिपथ बनाते हैं हम, या एक सेल जोड़ देते हैं और यहाँ पर प्रतिरोधकों को जोड़ते हैं। ये हमने तीनों प्रतिरोधकों को जोड़ दिया है। धारा जा रही है। अब ध्यान देंगे इसका प्रतिरोध है R1, ये है R2, ये है R3, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे आप कि यहाँ पे धारा का मान बदल जाता है। धारा का मान क्या हो जाता है? बदल जाता है, ठीक। जब प्रतिरोधकों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो प्रत्येक प्रतिरोधक के लिए धारा का मान भिन्न भिन्न होता है। यहाँ पर इस प्रतिरोधक पर धारा का मान क्या होगा? तो इस प्रतिरोधक पर धारा का मान होगा I1, इस पर हो सकता है I2, इस पर हो सकता है I3। अब तीनों जगहों के प्रतिरोधकों को तो हमने देख लिया, और विभवांतर का मान सभी जगहों के लिए समान होता है। तीनों जगहों के लिए विभवांतर का मान क्या होता है? समान होता है। इस बात को आप याद रखेंगे। अगर हम इसका समतुल्य प्रतिरोध देखना चाहें, अगर हम देखना चाहें इसका समतुल्य प्रतिरोध कि अगर ये सभी प्रतिरोधकों के बदला अगर अकेला एक प्रतिरोधक होता तो उसका प्रतिरोध क्या होता? तो उसका प्रतिरोध क्या होता? तो समतुल्य प्रतिरोध को हम लेते हैं RP से, पैरेलल से, ठीक है, क्योंकि ये समांतर क्रम में जुड़ा है, पैरेलल में जुड़ा हुआ है। RP से यहाँ पर विभवांतर भी है, क्लियर। अब चलिए अब हम बात करते हैं आगे कि इस जगह पर जो धारा का मान होगा वो सभी के लिए भिन्न भिन्न होगा। सभी के लिए क्या होगा? भिन्न भिन्न होगा। तो विभवांतर क्या होगा इसको समझते हैं। तो यहाँ धारा का मान देख लेते हैं। तो यहाँ पर I बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ धारा का मान क्या होगा? तो ओम के नियम से, ओम के नियम से क्या होता है? उससे पहले हम थोड़ा एक चीज यहाँ पर ये देख लेते हैं, ये पहले आपको समझना जरूरी है। यहाँ पर जो धारा है वो बढ़ गया है। धारा क्या हो गया है? बढ़ गया है। और आप इस चीज को नोट कर लेंगे कि जब समांतर क्रम में प्रतिरोधक जुड़े होंगे तो धारा का मान क्या होता है? सभी प्रतिरोधकों के लिए भिन्न भिन्न होता है। अलग अलग प्रतिरोधकों के लिए धारा का मान भिन्न भिन्न होगा, जबकि विभवांतर सबके लिए क्या होगा? समान होगा। ये प्रश्न बनते हैं यहाँ से, ऑब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव भी। अब चलिए यहाँ पर अगर हम देखें कि I बराबर क्या होगा, तो इन तीनों पर धारा को जोड़ देंगे तभी तो I निकलेगा ना। तो I इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3, जो कि हम इसको समीकरण मान लेते हैं। अब चलते हैं ओम के नियम से। ओम का नियम क्या है? V बराबर IR, या हम कह सकते हैं I बराबर V बटा R, I बराबर V बटा R। अब चलिए इसी सूत्र पर हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर I1 का मान क्या होगा? अगर हम देखें I1 बराबर क्या हो जाएगा? तो I1 में R V बटा R, तो V सभी के लिए समान है, सभी जगहों पर तो V ही है ना। सभी में विभवांतर क्या होगा? समान होगा। तो यहाँ पर हम V को V रखेंगे बटा में I1 के लिए प्रतिरोध कितना? तो R1, ठीक है। I2 के लिए प्रतिरोध कितना? तो V बटा R2। I3 के लिए प्रतिरोध कितना? तो V बटा R3। तो इस चीज को आप समझ गए। अब समतुल्य प्रतिरोध देखते हैं। यहाँ पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? I बराबर, तो यहाँ पर I बराबर हो जाएगा V बटा RP, V बटा RP। अब चलिए इसी को हम मतलब कि इस पर हम इसको बैठाते हैं, ठीक, या इस सूत्र पर हम इसको
बैठाते हैं तो I बराबर क्या हो रहा है, V बटा RP। तो I बराबर V बटा RP। तो I के जगह पर हम क्या दे सकते हैं, I के जगह पर हम V बटा RP इक्वल टू I1 के जगह पर क्या दे दें, I1 के जगह पर हो जाएगा V बटा R1 प्लस I2 के जगह पर तो V बटा R2 और I3 के जगह पर तो V बटा R3। अब आगे बढ़िए, इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या होगा, सभी जगहों पर V है तो V बटा RP इक्वल टू V बाय 1 इंटू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। V से V कैंसिल हो गया, ये बच गया 1 बाय RP इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। ठीक है, अब चलिए इस चीज को हम आगे बढ़ाते हैं और यहां से ये हमारे पास सूत्र आ गया कि किसी चालक मतलब कि समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों के लिए, समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधकों के लिए जो विशिष्ट प्रतिरोध का मान होगा, जो विशिष्ट प्रतिरोध समतुल्य प्रतिरोध का मान, समतुल्य प्रतिरोध का जो मान होगा वो इसके व्युत्क्रम और इन सब के व्युत्क्रम के योग के बराबर होगा। इस चीज को आप नोट कर लेंगे, ठीक है, या यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है। तो चलिए अब इस तरह से दोनों सूत्रों को हम समझ चुके हैं और यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिए, अगर हम एक क्वेश्चन बनाते हैं इस पर हम एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं कि R1 दिया हुआ है, सपोज कीजिए इसी पर बनाते हैं, R1 दिया हुआ है 5 ओम, R2 दिया हुआ है R1 2 ओम, R2 4 ओम और R3 6 ओम। तो इस पर अगर हम सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 बाय R पैरेलल बराबर R1 क्या है 2 प्लस R2 क्या है 4 और R3 6। अब इसको सोल्व करते हैं तो हो जाएगा 12 6 प्लस 3 प्लस 2। ठीक है, अब देखिए इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा 11 बाई 12 जो कि 1 बाई R पैरेलल के बराबर होगा। ये तो व्युत्क्रम है, ये इसका व्युत्क्रम है, अगर इसको उल्टेंगे तो क्या होगा, तो R पैरेलल इक्वल टू 12 बाई 11। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे कि इसका मान देखिए 12 बटा जो 11 है उसका मान 1 दशमलव समथिंग आएगा, जो कि इन तीनों प्रतिरोध के प्रतिरोध से कम मान आ रहा है। ये जो मान आ रहा है इन तीनों के प्रतिरोधकों से कम मान आ रहा है। ठीक है, मतलब कि जब हमको प्रतिरोध का मान एकदम न्यून लेना हो, ठीक है, जब हमको प्रतिरोध का मान प्रतिरोध के मान से कम लेना हो तब हम क्या करेंगे, तब हम कैसे जोड़ेंगे, तो हम जोड़ेंगे समांतर क्रम में। किस क्रम में जोड़ेंगे, समांतर क्रम में। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।